फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस हमारे कैपिटल एंड मनी मार्केट रिलेटेड हैं, जो कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। आप अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट और जो भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द मूवमेंट ऑफ प्राइस ऑफ शेयर इज डाउनवर्ड इट इज कॉल्ड। यानी कि जब भी मूवमेंट होता है प्राइस का और वो प्राइस डाउनवर्ड में जाते हैं, यानी कि हम वो उनके जो प्राइस हैं वो गिर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड, स्पेकुलेटिव ट्रेंड या फिर नन ऑफ दिस? बताइए। मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन वहां पे वो कम हो रहे हैं, बताइए क्या होगा इसका। देखिए, जब हमारे प्राइस डाउनवर्ड में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बियरिश। ठीक है, बेरिश यानी मंदी की प्रवृत्ति, यानी कि कमी आ रही है मार्केट में, ट्रेंड में, और वो जो प्राइस है वो कम हो रहे हैं, यानी मंदी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बुल मार्केट बदला चार्जेस विल बी। अब बुल मार्केट जो होता है उसमें बदला चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह के? हाई होते हैं, मॉडरेट होते हैं या फिर लो होते हैं? बताइए। देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो बदला चार्जेस होते हैं वो हमेशा हाई रहते हैं बुल मार्केट के अंदर, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, recognized stock exchange means a stock exchange which is for the time being recognized by। अब जो recognized stock exchange है हमारा, वो हमारा stock exchange किस समय के लिए पहचाना जाता है या फिर वो किसके थ्रू यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा? बताइए, उसका कंट्रोल किस पर होता है? देखिए, कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग जो अथॉरिटी होती है वो होती है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करने का या फिर उसको पहचानने का काम करती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद स्टॉक एक्सचेंज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। अब स्टॉक एक्सचेंज में जो भी सिक्योरिटीज हैं उसको लिस्ट करना इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? इट प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज इन द मार्केट, यानी कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है मार्केट में। इट मेक्स द सिक्योरिटीज सेलेबल इन द मार्केट, जो भी सिक्योरिटी है उसको वो बेचने योग्य बन जाती हैं, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए, क्यों लिस्ट की जाती है? देखिए, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जब भी हम सिक्योरिटीज को लिस्ट करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज इन द मार्केट। ओके, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश आर अलाउड टू द लिस्ट देयर सिक्योरिटीज इन द स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि क्या अलाउ करते, कौन कौन सी चीजें हैं जो अलाउ होती हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज में? बताइए। पब्लिक कंपनीज की सिक्योरिटीज अलाउ होती हैं, प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो अलाउ होती हैं, या फिर पब्लिक और प्राइवेट दोनों अलाउ होती हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव? किस तरह की सिक्योरिटीज यहाँ पे अलाउबल होती हैं? देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो पूरा एक तरह से हम बात करें कि किस तरह का कंट्रोल होता है, तो वो किसके लिए होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का था, अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी लिस्टेड होती हैं वो होती है हमारी पब्लिक कंपनी की। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक कंपनी अलाउ होती है यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a company with a paid up capital of over should list its securities on at least one more stock exchange in addition to the stock exchange of the region। यानी कि अधिक भुगतान वाली पूंजी वो कितनी अमाउंट होगा किसी भी कंपनी के लिए जो कि यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के लिए अलाउ होगी, एक से एक
कम से कम एक तो उसको किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना होगा, ठीक है। तो वो 4 करोड़ अमाउंट रखा गया है उसके लिए, 5 करोड़ रखा है, 1.5 करोड़ रखा है, या फिर 10 करोड़ रखा है। बताइए कितना उसका प्राइस होना चाहिए कि वो कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में तो खुद को लिस्ट करा ले। देखिए आंसर होगा 5 करोड़। किसी भी कंपनी की 5 करोड़ जो प्राइस है या फिर उसकी कैपिटल है वो होनी चाहिए, तभी वो एक से कम, मतलब कम से कम उसको एक में तो लिस्ट कराना होगा। और कोई भी कंपनी एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में भी खुद को लिस्ट करा सकती है, लेकिन एक में तो उसको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 करोड़। और अगर आपका घुमा के क्वेश्चन आता है कि एक कंपनी एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करा सकती है, तो यस वो करा सकती है। वो बीएसई में भी खुद को लिस्ट करा सकती है और एनएसई में भी खुद को लिस्ट करा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी लाइबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इफ, यानी कि कोई भी पर्सन, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्टॉक, अगर उसको यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर उत्तरदायी नहीं होगा। कौन सा पर्सन वहां पे इलेक्ट नहीं हो सकता? अगर उसकी 21 साल से कम एज है वो, या फिर वो भारत का नागरिक यानी कि सिटीजन नहीं है वो, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा पर्सन इलेक्ट नहीं हो सकता किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में? देखिए यहाँ पे दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं कि वो 21 साल से कम है तब भी वो लिस्ट नहीं हो सकता, और ना ही अगर वो यहाँ पे सिटीजन है इंडिया का तब भी वो लिस्ट नहीं हो सकता। उसको ये दोनों कंडीशन करनी पड़ेंगी। उसको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का तभी इलेक्ट हो सकता है, और वो 21 साल से ऊपर का होना चाहिए। इसलिए बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेकुलेशन इन स्टॉक एक्सचेंज मीन्स। अब स्टॉक एक्सचेंज में स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है? स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, गैम्बलिंग इन सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज इन द होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, यानी कि आप बाय करें और सेल करें सिर्फ ये सोचकर कि आपको प्रॉफिट होगा जब भी प्राइस में से चेंजेस आएंगे, यानी कि कम है तो आपने खरीद लिया और जब प्राइस बढ़ गए तो आपने उसको बेच दिया। फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए सट्टा स्टॉक एक्सचेंज में किस चीज को कहा जाएगा? देखिए अगर हम इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्ट यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग इसका नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि इन्वेस्ट जरूरी नहीं है सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में हो। इन्वेस्ट हम बहुत सारी चीजों में भी करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, ठीक है। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग ये एक तरह से इलीगल वर्ड हो गया। हम गैम्बलिंग यहाँ पे परफेक्ट वर्ड नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम लीगली कर रहे हैं, और गैम्बलिंग एक लीगल वर्ड को शो कर रहा है, जैसे हम लीगल एक्टिविटी कोई कर रहे हो, ठीक है। तो गैम्बलिंग भी नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्टॉक एक्सचेंज में पर्सन क्यों इन्वेस्ट करता है कि उसको कुछ प्रॉफिट हो, और हर पर्सन यही सोचता है कि जब प्राइस कम होंगे तब मैं इन शेयर्स को खरीदूंगा, और जब प्राइस हाई हो जाएंगे तो मैं सेल कर दूंगा। तो ये कोई इलीगल या फिर ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आपको कुछ ना कुछ या फिर सरकार की तरफ से आपका रिस्ट्रिक्शंस हो। ये तो गवर्नमेंट खुद बोलती है कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करो, और इसमें आपका टैक्स भी जो है वो कम लगता है। तो इस तरह की एक्टिविटी का मेन पर्पस ही यही होता है कि आप इन्वेस्ट करोगे, तो जिन कंपनी में आप इन्वेस्ट करे हो फर्दर इन्वेस्ट करेंगे बाहर कंट्री से, तो हमारी गवर्नमेंट को भी हेल्प होगी, उनको भी रेवेन्यू मिलेगा, और हमको भी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट के पर्पस से ही करता है, कोई भी लॉस के पर्पस से यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इशू मार्केट इज कंसर्न विद। अब जो न्यू इशू मार्केट है वो किससे कंसर्न होती है? न्यू सिक्योरिटीज से, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज से, न्यू एज वेल एज सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए। देखो आप यहाँ पे नाम से ही इजिली पहचान सकते हैं, न्यू इशू मार्केट की बात की जा रही है, या फिर न्यू इशू मार्केट का मतलब है यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज इशू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू सिक्योरिटीज में हम न्यू सिक्योरिटीज यहाँ पे लिस्ट की जाते हैं, यहाँ पर उनको इशू किया जाता है फर्स्ट टाइम, जिसको हम न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, कि जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारा इंडिया में कहाँ कब सेटअप किया गया था, या फिर कहाँ सेटअप किया गया था? कैलकाटा, मुंबई, चेन्नई, या फिर दिल्ली? बताइए।
देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो हमारा सेटअप हुआ था मुंबई में, और वो कौन सा था ये भी नोट कर लीजिए, ये था हमारा बीएससी। बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसके बाद जो सेटअप हुआ था दूसरा वो था हमारा एनएसई, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो फर्स्ट और ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज पूछें तो वो है हमारा बीएससी, और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और फर्स्ट टाइम ये सेटअप हुआ था मुंबई में, ठीक है। होप यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। कैपिटल एंड मनी मार्केट से एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे हमने इसमें सब वो सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आपको इससे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कैपिटल एंड मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू शू मार्केट इज एन इंटीग्रल पार्ट, यानी कि न्यू शू मार्केट जो है वो किसका इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है एक अभिन्न मुख्य हिस्सा है स्टॉक एक्सचेंज का, कैपिटल मार्केट का, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, न्यू शू मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट का मेन पार्ट होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेकुलेटर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इसमें से कौन सा स्पेकुलेटर नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, ब्रोकर, बुल, बियर, या फिर स्टैग। ये नाम है ब्रोकर जो आपको परचेजिंग और सेलिंग में हेल्प करता है, बुल, बियर, स्टैग, ये स्टॉक एक्सचेंज में नाम रखे गए हैं, उनके टर्म्स हैं। बताइए इसमें से कौन सा जो है वो स्पेकुलेटर नहीं कहा जाएगा। देखिए ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे स्पेकुलेटर नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक तरह से कमीशन के बेसिस पे काम करता है। ये अगर आपके सेल करवाते हैं तो कमीशन लेते हैं, और अगर आपके परचेस करवाते हैं आपको तो कमीशन लेते हैं, ठीक है। ये दोनों पार्टी से, यानी कि ये दोनों पार्टी को मिलाने का काम करते हैं। एक पर्सन जो किसी पर्टिकुलर या फिर कोई स्पेसिफिक अमाउंट पर अपने शेयर को सेल करना चाहता है, और सेम वही एक पर्सन उतने शेयर्स एक स्पेसिफिक अमाउंट में खरीदना चाहता है, और जब दोनों की यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये ब्रोकर जो होते हैं वो दोनों पार्टी को मिला देते हैं और दोनों पार्टी से अपना अपना कमीशन ले लेते हैं, यानी जिससे सेल करवाएं उससे सेलिंग कमीशन ले लेते हैं, और जिससे परचेस करवाएं उससे परचेस कमीशन ले लेते हैं। तो ब्रोकर का काम ये होता है, ये कोई स्पेकुलेटर की तरह वर्क नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रोकर जो चार्जेस या कमीशन लेते हैं उसको ब्रोकरेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये टर्म्स आप याद रखिए, ये टर्म्स आपको इसी टर्म्स के अकॉर्डिंग वहां पे लिखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रोकर है वो कोई कमीशन लेता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, कमीशन, सैलरी, फीस, या फिर ब्रोकरेज। तो आपको लिखना होगा ब्रोकरेज। कमीशन भी हो सकता है क्योंकि कई जगह आपको कमीशन भी मिलेगा, अगर ब्रोकरेज नहीं है तो आप वहां पे कमीशन टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेकुलेटर्स एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज टू राइज इन द नियर फ्यूचर। अब इसमें से कौन सा जो हमारा स्पेकुलेटर है वो हमारा उम्मीद करता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो वहां पर राइज होंगे, यानी कि बढ़ेंगे। उसको हम बियर बुल बोलते हैं, बियर बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। यानी कि कौन ये सोच के चलता है कि फ्यूचर में प्राइस जो है हमारे राइज होंगे। देखिए जो बुल होता है वो हमेशा ये सोच के चलता है कि फ्यूचर में हमारे जो प्राइस है वो राइज होंगे। अभी बी और स्टैक भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेकुलेटर्स एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज टू फॉल इन द नियर फ्यूचर। अब ये कौन एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जो प्राइस हैं वो फ्यूचर में फॉल होंगे, यानी कि कम होंगे, बुल, बियर, स्टैग, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि ये फॉल वो राइज होते हैं तो उसको बुल बोलते हैं, तो आप यहाँ पे इजिली बता सकते हैं कि जो फॉल हो रहे हैं वो हमारा बियर सोचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है डीलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। अब स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग जो होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, इंडियन कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव।
देखिए जो भी डीलिंग होती है हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो हमारी रेगुलेट की जाती है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के द्वारा। ये देखते हैं कि कहीं वो डीलिंग गलत तरीके से तो नहीं हो रही है, या फिर कोई भी पर्सन सट्टेबाजी, तो सट्टेबाजी का मतलब होता है बहुत ज्यादा उन्होंने पूल तो नहीं बना के रखा है मार्केट में, एक ही पर्सन ने बहुत सारी खरीद ली है और उनको वो सेल नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होता है बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप पूल बना के चलोगे तो मार्केट में प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे जिससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मार्केट की जो एक्टिविटीज हैं वो सारी खराब हो जाएंगी, तो ये सारी चीजें देखना इनका काम होता है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टेंगो चार्ज इज पेड बाय। अब कॉन्टेंगो चार्ज जो है वो किसके द्वारा पेड किए जाते हैं? बुल स्पेकुलेटर के द्वारा बियर स्पेकुलेटर को, बियर स्पेकुलेटर के द्वारा बुल स्पेकुलेटर को, लैम डक टू बुल स्पेकुलेटर, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए कॉन्टेंगो चार्ज क्या है? बताइए। देखिए यहाँ पे कॉन्टेंगो चार्ज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए। ये बुल स्पेकुलेटर के द्वारा बियर स्पेकुलेटर को पे किए जाते हैं कॉन्टेंगो चार्जेस। देखिए अभी हमने बुल बियर की बात की थी, तो स्टैग भी देख लीजिए। देखिए स्टैग एक ऐसा स्पेकुलेटर होता है जो कि न्यू शेयर्स जो होते हैं उनके ऊपर अपनी जो प्रिडिक्शंस हैं वो अप्लाई करता है। ये मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदता नहीं है, लेकिन ये अपनी जो भी प्रिडिक्शंस हैं सोल्ड करवाने के लिए उसको प्रीमियम लगाकर उसको, मतलब खरीदता नहीं है लेकिन जो भी सेल होती हैं उसके ऊपर अपना प्रीमियम लगा के उसको सेल करवाता है। ठीक है, न्यू कंपनीज के। तो याद रखिएगा अगर ये बात की जाए कि न्यू इश्यू में कौन सा स्पेकुलेटर वर्क करता है तो वो है हमारा स्टैग। वहीं अगर हम लैम डक की बात करें जो भी आपने पढ़ा था, तो जब कोई भी बियर स्पेकुलेटर ये फाइंड आउट करने में उसको बहुत डिफिकल्टी होती है किसी भी तरह के कमिटमेंट को, तो वहां पे वो बहुत तरह की स्ट्रगलिंग करता है, तो वहां पर उसको लैमडक बोला जाता है। ठीक है, और इन सब चीजों को हम दोबारा जब हम थ्योरी क्लासेस करेंगे तो वहां भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो हम और चीजें करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारा मैटर है डिस्कस करने के लिए। तो हम, अगर आपको पहले से ये सारी चीजें पता है तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब है बदला चार्ज। बदला चार्ज इज पेड बाय। अब बदला चार्ज किसके द्वारा पेड किया जाता है? बुल स्पेकुलेटर के करता है बियर स्पेकुलेटर को, बियर स्पेकुलेटर करता है बुल स्पेकुलेटर को, इधर ए और बी और बियर स्पेकुलेटर टू सेबी, यानी बियर स्पेकुलेटर करेगा सेबी को। बताइए बदला चार्जेस कौन पे करेगा? देखिए यहाँ पर हम बात करें बदला चार्जेस की, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी, इधर ए और बी, यानी कि बदला चार्ज जो है वो बुल स्पेकुलेटर बियर को भी कर सकता है और बियर स्पेकुलेटर बुल को भी पे कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग इंडिकेट्स डेट। अब जो भी लिस्टिंग हो रही है सिक्योरिटीज हमारी स्टॉक एक्सचेंज में, वो किस पर्पस से ट्रेडिंग होगी उनकी, ये क्या इंडिकेट करता है? एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग कंपनीज फाइनेंशियली साउंड, यानी कि जब भी वो लिस्ट हो रही है तो ये वो शो करेंगे कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, या फिर जब कंपनी लिस्ट करेगी तब ये बताएगी कि वो कंपनी लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि लीगली वो सारे वर्क कर रही है इसलिए वो लिस्ट हो रही है। थर्ड है हमारा द स्टॉक एक्सचेंज गारंटीज अबाउट द फाइनेंशियली साउंडनेस ऑफ ए कंपनी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से ये गारंटी दे देगा कि हाँ ये फाइनेंशियली साउंड है। बताइए अगर कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है? देखिए यहाँ पर आपने, हमने अमाउंट की बात की थी कि 5 करोड़ जिसके पास होंगे, जिसकी कैपिटल होगी वो यहाँ पे लिस्ट करा सकती है, एक कम से कम एक में उसको लिस्ट होना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को समझते हुए भी आप इनका आंसर कर सकते हैं इजिली। देखिए यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फाइनेंशियली साउंड है। इसका सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड नहीं करती कि हाँ लिस्ट हो गई है तो वो फाइनेंशियली साउंड होगी, या फिर वो ये गारंटी दे रही है कि फाइनेंशियली वो बिल्कुल स्ट्रांग है।
इस तरह की चीजें लिस्टिंग का मतलब नहीं होता। लिस्टिंग का मतलब होता है कि कंपनी अगर लिस्ट हो गई है तो यानी वो लीगली बाउंड है, यानी कि वो सारे काम लीगली तरीके से कर रही है। ठीक है, सिर्फ इतना ही उसका पर्पस है। और बाकी चीजें हैं कि वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या फिर उसकी जो कैपिटल है बहुत अच्छी है, ये सब चीजें हमारे लिस्टिंग से फर्क इसको नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज डील्स विद दी। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किसके साथ डील करती है? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। बताइए सेकेंड जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारा किसके साथ डील करेगा? देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो हमारे डील करते हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज से, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। और अभी हमने फर्स्ट जो ये बात करी थी कि हाँ न्यू इशू शेयर्स किसके साथ डील करते हैं, तो वो है न्यू इशू मार्केट। ठीक है, दोनों अलग है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड है स्कीम है इंडिया में वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? गवर्नमेंट के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? देखिए आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी वो की गई थी हमारी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। अब जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वो हमारा कब लागू हुआ था? 1949, 1954, 1956 या फिर 1957? बताइए। लागू होने की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्ट कब आया कब लागू हुआ। देखिए एक्ट कभी भी आ सकता है लेकिन लागू जरूरी नहीं है उसी साल हो सकता है जिस साल बनाया गया उस एक्ट को उसी साल से लागू हो जाए या फिर अगले साल से लागू हो, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1957 में वो फोर्स में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है द गिल्ड एज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर। अब गिल्ड एज मार्केट कौन सा मार्केट होता है? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, शेयर एंड वेंचर्स के लिए या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटीज के लिए? बताइए गिल्ट एज मार्केट। देखिए गिल्ट एज मार्केट जो होते हैं वो हमारे बताते हैं गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, यानी कि इस मार्केट में जो सिक्योरिटीज यहाँ पे सेल करवाई जाती हैं वो होती है हमारी गवर्नमेंट की। अब वो गवर्नमेंट भी हो सकती है वो सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो लोग अपनी यहाँ पे सिक्योरिटीज को सेल करवाते हैं यानी लिस्ट करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया इज इन दी हैंड्स ऑफ। अब लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो इंडिया में किसके हाथों में है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या फिर टाटा कंपनी? बताइए सबसे ज्यादा मार्केट म्यूचुअल फंड का किस में है? देखिए अगर हम बात करें लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस की इंडिया के अंदर तो सबसे ज्यादा वो मार्केट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास, सबसे ज्यादा मार्केट इसका है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स वर परमिटेड इन इंडिया इन द ईयर। अब जो प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स हैं वो परमिटेड होते हैं इंडिया में किस साल? 1964 में परमिट हुए, 1993, 1992 या फिर नन ऑफ दीज? बताइए प्राइवेट सेक्टर को कब परमिशन मिली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 में। 1993 में इनको परमिशन मिल गई थी प्राइवेट सेक्टर को कि वो म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज निकाल सकते हैं जिससे कि लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाए। नेक्स्ट है की इंस्टीट्यूशन विच फैसिलिटेट्स द इश्यू एंड सेल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इज कॉल्ड, यानी कि वो कौन से प्रमुख संस्थान है जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में सेल करते हैं या सेल करने की सुविधा देते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी मार्केट, सेबी या फिर नन ऑफ दीज?
बताइए। यहाँ पे की इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, तो याद रखिएगा की इंस्टीट्यूशन की बात हो जब भी, तो वहां पे आ जाता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही ये सारी एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट है द पर्सन हु सेल शेयर्स शॉर्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ फॉल इन शेयर प्राइस इज कॉल्ड, यानी कि शेयर मूल्य में गिरावट की जो प्रत्याशा है उसमें शेयरों को बेचने वाले को क्या कहा जाएगा? बुल स्पेकुलेटर, बियर स्पेकुलेटर, बोथ बुल एंड बियर स्पेकुलेटर, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि जो कमी आती है तो उसमें सेल करते हैं। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर इसका? राइट आंसर होगा सी, बोथ बुल एंड बियर स्पेकुलेटर, क्योंकि इसमें जो शेयर में फॉल आता है तो बियर और बुल दोनों ही अपने जो शेयर्स हैं उनको बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सिक्योरिटीज इन विच फॉरवर्ड ट्रेडिंग इज अलाउड आर रेफर टू एज, यानी कि जो जिसके अंदर फॉरवर्ड ट्रेडिंग अलाउड होती हैं वो हमारी कौन सी, क्या रेफर करती हैं, यानी कि किसके अंदर होती हैं वो? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर, परमिटेड सिक्योरिटीज के अंदर, लिस्टेड क्लियर्ड सिक्योरिटीज, या फिर अनस्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? बताइए किसके अंदर फॉरवर्ड ट्रेडिंग हमारी अलाउ होती है? देखिए स्पेसिफाइड ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है, सॉरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वो सिक्योरिटीज होती है जिसके अंदर फॉरवर्ड ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है the securities listed on some of the recognized stock exchange when permitted to be traded by those stock exchange where they are not listed are called, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर परमिटेड है ट्रेड करने के लिए, हालांकि वो उसमें लिस्ट नहीं है तब भी वो उसमें सेल कर सकती हैं, वो इसके लिए उनको परमिशन मिली हुई है, वो कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं? अनस्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज, परमिटेड सिक्योरिटीज, या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए। देखिए आप यहाँ पे नाम से ही पहचान सकते हैं कि यहाँ पर वो लिस्ट नहीं है फिर भी उनको परमिशन मिल रही है, तो परमिटेड सिक्योरिटीज ही होंगी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप समझ गए हैं कि आपने यहाँ पर क्या समझा? स्पेसिफाइड में आप समझ गए कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है, और परमिटेड सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो कि लिस्ट नहीं है फिर भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खुद को ट्रेड कर सकती हैं। ठीक है, अब बचा हमारा अनस्पेसिफाइड ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आप अगर अनस्पेसिफाइड ट्रेडिंग की बात करें तो आप इसका मीनिंग भी समझ लीजिए। अनस्पेसिफाइड ट्रेडिंग वो होती हैं जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग उनको अलाउ नहीं होती है, और लिस्टेड सिक्योरिटीज वो होती हैं जो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैड इशूड गाइडलाइंस ऑन गुड एंड बैड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन, यानी कि जो हमारा वित्त मंत्रालय था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसने एक्सचेंज डिवीजन में स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन ने दस्तावेजों के अच्छे और बुरे वितरण का निर्देश कब जारी किए थे? आपको वो डेट बतानी है। 30 अगस्त 1991, 15 जुलाई 1964, 30 मार्च 1986, या फिर 19 मई 1966 में? बताइए कब वो गाइडलाइन उन्होंने जारी की थी? देखिए ये जो गाइडलाइन आई थी कि कौन सी गुड डिलीवरी होगी कौन सी बैड डिलीवरी होगी, इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इशू किए थे वो हुए थे 30 अगस्त 1991 को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप यहाँ पर आपको कैपिटल और मनी मार्केट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। ठीक है, कोई और भी डाउट है तो प्लीज आप जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है व्हेन द मूवमेंट ऑफ प्राइस ऑफ शेयर इज अपवर्ड, आपने पहले डाउनवर्ड पढ़े थे, अब यहाँ पर है अपवर्ड, जब हमारे प्राइस का मूवमेंट, शेयर का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो मूवमेंट कब हो रहा है? जो हमारे प्राइस अपवर्ड में है, तो उसको क्या बोले? बुलिश, बेरिश, स्पेकुलेटिव, या फिर नन ऑफ दी? बताइए।
ऑब्वियस है, जब हमारे डाउनवर्ड थे तो उसको हमने बेरिश नाम दिया था। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुलिश, यानी कि मूवमेंट हो रहा है और वो अपवर्ड में हो रहा है तो वो है बुलिश, और मूवमेंट हो रहा है लेकिन वो डाउनवर्ड में हो रहा है तो वो है बेरिश। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इंटरनेशनल ट्रेड इज द आउटकम ऑफ, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसका आउटकम होता है। ऑप्शंस हैं टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर, सेकंड है पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, थर्ड है कल्चरल टाइज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारा वो किसका आउटकम होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली बता सकते हैं आप। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री से बाहर जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी अदर कंट्री के साथ ट्रेड करना इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी कि हम किसी के भी साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारा डिवीजन हो रहा है वो लेबर का डिवीजन हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पर इस कंट्री में अगर हमारे यहाँ पे ब्रांच है तो अदर कंट्रीज में भी हमारी लेबर है वो वहां से वर्क कर रही है, हमारी ब्रांचेस अदर कंट्री में ओपन है और वहाँ के वर्कर्स हमें अपनी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स इसमें नहीं आएगा इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशनशिप एज सच इससे डायरेक्ट कंसर्न नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड से, और ना ही कल्चरल टाइज है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड होम ट्रेड। अब इसमें से कौन सा डिफरेंस नहीं है जिसमें हम बता सकते हैं कि ये फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड का नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड क्या होता है, आप सब इजीली जानते होंगे। होम ट्रेड होता है जब हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर कोई भी ट्रेड करते हैं, यानी विद इन दी कंट्री, और फॉरेन ट्रेड होता है जब हम कंट्री के बाहर जाके ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, ऑप्शन है डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स, होमोजीनिटी ऑफ मार्केट, या फिर डिफरेंट ट्रेड पॉलिसीज। बताइए। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट करेंसी। ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड में डिफरेंट करेंसीज हों। डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स, ये बिल्कुल सही है कि ये होती हैं। होमोजिनिटी ऑफ मार्केट, ये भी सही है बिल्कुल, और डिफरेंट पॉलिटिकल पॉलिसीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट द एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि इसमें से फॉरेन ट्रेड का एडवांटेज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्मोनाइजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन, सेकंड है हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन, थर्ड है वर्ल्ड्स प्रॉस्पेरिटी, एंड फोर्थ है हमारा नन ऑफ द अबव। तो देखिए, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि फॉरेन ट्रेड का एडवांटेज नहीं हो सकता है। आंसर करिए जल्दी से। देखिए, फर्स्ट है हार्मोनाइजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन। ये बात तो बिल्कुल सही है, जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमारे अदर कंट्रीज के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी डेवलप होते हैं, वो भी स्ट्रांग होते हैं। सेकंड हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन, जब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो हमारा क्या है, मार्केट जो है वो एक्सपेंड होगा, मार्केट एक्सपेंड होगा तो हमें डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ती है तो हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है हमारा वर्ल्ड्स प्रॉस्पेरिटी। अब वर्ल्ड्स प्रॉस्पेरिटी भी हमारी होगी, क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो सबका ही डेवलपमेंट होगा साथ में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कह सकते कि फॉरेन ट्रेड का हमारा एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस ड्यू टू द मेन रीजन लाइक। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारा किसका किसका मुख्य कारण है, ठीक है, कि इसके कारण हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, ट्रेडिशनल, ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन, या फिर पॉलिटिकल नीड्स। बताइए, ऐसे कौन सा कारण है जिससे हमें लगता है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि सी एंड डी पॉइंट ऐसा है, बी भी हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट भी हो सकते हैं कि हाँ ये एक कारण हो, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, मेन रीजन पूछा गया है आपसे। ठीक है, हाईलाइट है मेन रीजन। तो मेन रीजन तो यही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। हम दूसरी कंट्री की तरफ मूव क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, वहाँ की हमसे ज़्यादा डेवलप है टेक्नोलॉजी,
उनकी टेक्नोलॉजी से जो हम काम करेंगे वो हमें जल्दी मिलेगा, हमारा टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पर, सॉरी टाइम सेव होगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और फिर जो हम जितने रुपए में हम अपने मार्केट से कोई भी मशीन खरीदते हैं उससे कम रुपए में हम खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना है, ये बात बिल्कुल सही है कि अब हमारा मार्केट यहाँ से बिल्कुल हट गया है चाइना का, लेकिन हम चाइनीज प्रोडक्ट लोग सबसे ज़्यादा क्यों खरीदते थे, वो इसलिए खरीदते थे क्योंकि वो बहुत चीप होते थे, ठीक है, इसलिए वहाँ उनको तरफ लोग ज़्यादा उनका मूव होता था। तो यही कारण है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट है उसका कि हम उनकी तरफ ना चाहते हुए भी हम सोचते हैं कि अगर हम वो टेक्नोलॉजी ले लेंगे तो हमारे काम जल्दी हो जाएगा, हमारे पैसे कम लगेंगे उसमें। तो ये हमारा मेन रीज़न है। बाकी ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन भी हम दूसरे की तरफ देखते हैं कि हाँ उनके ट्रेडिशन में ये चीज़ बहुत इस तरह से होती है, या फिर उनके ट्रेडिशन में ये वाला फूड है वो बहुत फेमस है, हमें भी ट्राई करना चाहिए। इसलिए हम अदर कंट्रीज़ के फूड को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन भी हमारा सही है एंड पॉलिटिकल नीड्स भी, लेकिन मेन हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रोपाउंडेड बाय, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। जो हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है वो किसने दी थी? किंडल बर्गर ने, जेएस मिल ने, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। बताइए। आपके एग्जाम में इसके थ्योरी के रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये थ्योरी किसने दी थी और इस थ्योरी में क्या कहा गया है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी दी थी वो दी थी हमारे डेविड रिकार्डो ने, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड इज बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर लोकल और इंटर रिलीजन ट्रेड हुज स्टेटमेंट इज। अब ये वाले जो स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल ट्रेड लेकिन एक स्पेशल केस ऑफ इंटर लोकल और इंटर रीजन ट्रेड है, ये किसने कहा था? रिकार्डो ने, हैकर ने, टॉसिन ने, या फिर ओलिन ने? बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाएं, लेकिन फिर भी कुछ फेमस स्टेटमेंट हैं, आप वो याद कर लीजिए। हो सकता है आप भी सकते हैं, क्योंकि अब जो क्राइटेरिया चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है 1-2 साल से, वो बहुत डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। कई बार आपने 2019 और 20 का पेपर उठा के देखा होगा, तो उसमें इस तरह का पैटर्न वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि जो 2019 में की क्वेश्चंस दिए हैं उसका बिल्कुल ही बच्चों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो 2020 में दे दिया था। आपने देखा हो न्यूमेरिकल पार्ट बहुत था, इसलिए आप 2021 की तैयारी अच्छे से करके चलिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट ओलिन ने दिया था। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज गिवन बाय। अब जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा किसने दिया? विनर ने, टॉसिन ने, एल्सवर्थ ने, या फिर डॉरेंस ने? देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था डॉरेंस ने, ठीक है। नेक्स्ट है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर। अब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमारा क्या मेजर करता है? ऑप्शंस है, रिलेटिव प्राइस इन द इंपोर्टिंग कंट्री, सेकंड ऑप्शन है रिलेटिव प्राइस इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, थर्ड है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड्स मस्ट बी गिवन अप फॉर ईच यूनिट रिसीव्ड इन ट्रेड बाय अ ट्रेडिंग कंट्री, या फिर द वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स। तो क्या है जो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको मेजर करती है? बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा आंसर इसका हो सकता है? देखिए, यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि कितनी यूनिट्स हैं गुड्स की जो कि यहाँ पर हमें उसको देनी है, जो जिसके साथ भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि उनकी क्या क्या शर्तें हैं ये बताती हैं कि हमें कितना माल उनको देना है, या फिर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो उनके सामने रखनी है ट्रेडिंग करते समय, ये बताती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट। अब इसमें से कौन से एक्सटर्नल पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफर? बताइए। एक्सटर्नल पेमेंट की बात की जा रही है, याद रखिएगा। वैसे तो सारे ही ये पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे पेमेंट में काम आते हैं।
देखिए एक्सटर्नल पेमेंट की बात करें तो जो हुंडी जो है वो एक्सटर्नल पेमेंट में नहीं आती। हुंडी पर्टिकुलर एक रीजन में चलती है। वो भी रीजंस अब अगर हम बात करें तो अब इसका यूज कम हो गया है या फिर ये कहें कि बिल्कुल ही बंद हो गया है। बहुत जगह छोटी मोटी जगह ऐसी होंगी जहां अभी भी इसका यूज होता होगा, लेकिन अब हर जगह बैंक से पेमेंट होता है, कैश से पेमेंट होता है, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ठीक है। और यहाँ तो एक्सटर्नल की बात की जा रही है, तो एक्सटर्नल में तो मोस्टली ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। तो यहाँ पर जो हुंडी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स। अब रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, द प्राइस ऑफ मनी, थर्ड है द रेट प्रिवेलिंग इन द एक्सचेंज बैंक, एंड फोर्थ है हमारा द यूनिक रेट। बताइए क्या है रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि उसकी एक्सटर्नल वैल्यू क्या है किसी भी कंट्री करेंसी की। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो वहां पर आप ये नहीं देखते कि हम उसका जो पेमेंट करेंगे वो हमारी करेंसी में करेंगे। हम देखते हैं कि जब हम उसकी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी और हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे करते हैं, यानी कि उसकी एक्सटर्नल वैल्यू चेक करते हैं और उसके बेसिस पे उसका पेमेंट करते हैं। यहाँ प्राइस ऑफ मनी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, और एक्सचेंज बैंक में जो भी रेट प्रिवेलिंग है इससे तो कोई मतलब नहीं है कि उस बैंक में कौन सी रेट प्रिवेलिंग है मार्केट में। एंड द यूनिक रेट ये भी इसका आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा उस करेंसी जो भी कंट्री है उसकी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है उसके बेसिस पर हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट का अपना मतलब निकालते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है the act of simultaneously buying a currency in one market and selling it in another market is called। यानी कि जब भी हम किसी भी करेंसी को एक मार्केट से खरीदकर और उसी समय उसे दूसरे मार्केट में बेचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं। स्पेकुलेशन, स्पॉटिंग, फॉरवर्डिंग या फिर आर्बिट्रेज। बताइए। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमारा आर्बिट्रेज। ठीक है। आर्बिट्रेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर हम अ, किसी भी करेंसी को एक मार्केट से मार्केट से परचेज करके दूसरे मार्केट में इसको हम सेल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड आर रिकॉर्डेड इन। यानी कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर सभी गुड्स जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुए हैं उनका रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे। कैपिटल अकाउंट में, विजिबल अकाउंट में, मर्चेंडाइज अकाउंट में या फिर इनविजिबल अकाउंट में। बताइए। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। वो करते हैं हम मर्चेंडाइज अकाउंट में। ठीक है। जितना भी हम उनसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका रिकॉर्ड हमारा मर्चेंडाइज अकाउंट में होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा दे रखा है कैपिटल अकाउंट, विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट। ये इन सब का मीनिंग आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं पता है तो प्लीज ये भी बताइए कि आपको इन सब का मीनिंग नहीं पता है। तो जब हम अपनी थ्योरी क्लासेस करेंगे तो उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमें बताइए। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारे पॉइंट साथ में डिस्कस करें। आप हमें बता दीजिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग हम थ्योरी में वो सारे पॉइंट्स वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि ट्रू है। फर्स्ट है करंट अकाउंट डेबिट मस्ट इक्वल करंट अकाउंट क्रेडिट। सेकंड है हमारा विजिबल मस्ट इक्वल इनविजिबल। थर्ड है हमारा टोटल डेबिट मस्ट इक्वल टोटल क्रेडिट्स। एंड फोर्थ है हमारा डिजायर्ड पेमेंट मस्ट इक्वल टू एक्चुअल पेमेंट्स। बताइए। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि सभी डेबिट हमारे इक्वल होने चाहिए क्रेडिट के। वहीं अगर हम बात करें
कि ऑप्शन ए ऑल जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट इक्वल होना चाहिए क्रेडिट से। तो ये जरूरी नहीं है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारा इक्वल होगा। सेम उसी तरह से विजिबल इनविजिबल में भी ये जरूरी नहीं होता कि इनका जो बैलेंस है वो इक्वल होगा। एंड डिजायर्ड में भी आपको पता होगा कि जो हम डिजायर्ड सोच के चलते हैं कि हमें इतना पेमेंट रिसीव होगा, जरूरी नहीं है एक्चुअल में वही पेमेंट हमें रिसीव हो। तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है कि जितने भी हमारे डेबिट हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए क्रेडिट के, और ऐसा ही होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट द मैथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। अब इसमें से कौन सा एक्सचेंज कंट्रोल का मेथड नहीं है? इंटरवेंशन, गोल्ड पॉलिसी, ब्लॉक्ड अकाउंट या फिर राशनिंग। बताइए, एक्सचेंज कंट्रोल की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, इंटरवेंशन से हम एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, और इंटरवेंशन किन का होगा ये आप सबको पता है कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, और जो यहाँ पर मेन रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है उनका इंटरवेंशन होता है, जिसके कारण एक्सचेंज कंट्रोल हमारा यहाँ पर एक्सचेंज जो है, जो रेट है हमारे वो कंट्रोल रहते हैं। गोल्ड पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसीज बना दी जाती हैं जिससे हमारा एक्सचेंज कंट्रोल रहता है। सेम वही ब्लॉक्ड अकाउंट है, अगर वो उस तरह की मनमानी करते हैं अपने अकॉर्डिंग तो उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये सारे ही इसकी विधियां हैं। लेकिन राशनिंग यहाँ पे किसी भी तरह से कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राशनिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द IMF इज सेटअप टू। अब जो IMF है, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, ये हमारा सेटअप किया गया था किस लिए? प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस टू मेंबर कंट्रीज, यानी कि मेंबर कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। सेकंड है फंक्शन एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की तरह वर्क करना। थर्ड है सप्लाई गोल्ड टू दी कंट्रीज इन नीड, यानी कि जब कंट्रीज को जरूरत है तो उन्हें गोल्ड की सप्लाई करना। फोर्थ है हमारा कैरी ऑन ऑल दी अबव स्टेटेड फंक्शंस, यानी कि ऊपर जो भी कार्य हमें मेंशन है वो सारे ही सही हैं। बताइए IMF क्यों सेटअप किया गया था? देखिए, यहाँ पे IMF की बात की जा रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम से ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है मॉनेटरी फंड, यानी कि ये फंडिंग करते हैं जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं, और जब भी उनको जरूरत होती है तो उनको ये यहाँ पे फंड प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह का फंड देते हैं, तो देखिए ये हमें फंड प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। और अगर हम वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म देती है हमारे IBRD। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब IBRD को का दूसरा नाम भी हम बात करें तो वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, हमें मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको, और IMF शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर। अब इसमें से कौन सा हमारा कॉम्पोनेंट नहीं है इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर का? US डॉलर रिजर्व्स, स्टर्लिंग रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व या फिर बायलेटरल क्रेडिट एग्रीमेंट। बताइए। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे कि US डॉलर का उसमें रिजर्व होगा, और पांच मेंबर कंट्रीज हैं जिसका वो रिजर्व रखते हैं अपने पास, जिसमें सेकंड हमारा स्टर्लिंग भी है, ठीक है। फिर है हमारा गोल्ड रिजर्व भी रखते हैं वहां पे, लेकिन बायलेटरल क्रेडिट एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस तरह के रिजर्व्स वहां पे मेंटेन किए जाते हैं उनकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ये कॉम्पोनेंट हमारा नहीं है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए भी रिपीट हो गया, अगर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था वर्ल्ड बैंक को और क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, थर्ड है हमारा वर्ल्ड सेंट्रल बैंक या फिर इंटर गवर्नमेंटल बैंक। बताइए। बहुत ही सिंपल है ये,
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था RBILD, ये हमें क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, इसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के ही साथ इसकी सिस्टर भी कही जाती है, वो है हमारी क्या, IMF, जो कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है वर्ल्ड बैंक का, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है टू अरेंज लोन फॉर अर्जेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि अर्जेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन को अरेंज करना इसका काम है। सेकंड है टू असिस्ट इन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में असिस्ट करना है, हेल्प करना। थर्ड है हमारा टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ रीजन्स ऑफ द कंट्री, ये लॉन्ग टर्म लोन उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। थर्ड फोर्थ है हमारा टू एनकरेज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उनको एनकरेज करना। बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है कि वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टू अरेंज लोन फॉर अर्जेंट प्रोजेक्ट्स। देखिए अर्जेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए नहीं देता, ये हेल्प करता है हमारा रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि नाम से ही पता चलता है उसके, जो कि है हमारा IBRD। और साथ ही साथ ये जो भी इसकी कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, साथ ही साथ जो मेंबर कंट्रीज नहीं है लेकिन फिर भी उनको जरूरत होती है, तो कई बार ये उनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको डेवलप करने के लिए, जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको डेवलप करने के लिए, और जो डेवलपिंग में है उनको और डेवलप करने के लिए ये यहाँ पर उनको लोन प्रोवाइड करती हैं। और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करती हैं, कि जितना ज़्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होगा उतने ही ज़्यादा कंट्रीज जो है खुद को डेवलप कर पाएंगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एम्स एट। अब जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसका क्या एम है, यानी कि क्या लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइज। सेकंड है एनकरेजिंग स्टेट एंटरप्राइज। थर्ड है हमारा एनकरेजिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल इन द वर्ल्ड। एंड फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या लगता है आपको जो कि IFC का एम हो सकता है। देखिए जो हमारा IFC है ये हमें लोन प्रोवाइड करता है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा IFC प्राइवेट पे फोकस करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एफिलिएटेड टू। अब जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है जिसको IDA भी बोलते हैं, आप शॉर्ट में लिख लीजिए IDA, ये किससे एफिलिएटेड है, दी IMF, दी IBRD, दी IFC एंड नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा इंस्टीट्यूशन से ये एफिलिएटेड है। देखिए यहाँ पर IDA की बात करें तो ये जो एफिलिएटेड है वो है हमारे इंस्टीट्यूशन IBRD से, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IDA से रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। IDA इज नोन एज, और किस नाम से जानी जाती है, इसको बहुत बार घुमा के भी पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं द वर्ल्ड बैंक, द सॉफ्ट लोन विंडो, द टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, द पॉकेट एडिशन ऑफ IMF। बताइए। देखिए यहाँ पर हम बात करें IDA की, तो IDA का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा द सॉफ्ट लोन विंडो। IDA को सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द गेट एम्स एट। अब गेट का क्या लक्ष्य है।
गेट की पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रिप्स। ठीक है। ऑप्शंस है कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हवाना चार्टर या फिर कस्टम यूनियंस। बताइए। देखिए गेट का जो एम की बात करें तो इसका एम था जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसको एक्सपेंड करना। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो फर्स्ट यूएनसीटीएडी था वो कब आया? 1970, 1964, 1986 एंड 1946 में। बताइए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 1964 फर्स्ट यूएनसीटी 1964 में आया था। नेक्स्ट है द यूएनसीटी 6 वॉज हेल्ड इन द ईयर, कब आयोजित किया गया था? 1980, 1985, 1983 या फिर 1986 में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, 1983। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।